बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी की। 23 मई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर का सोशोलॉजी का पेपर लगा हुआ है। तो सोशोलॉजी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सलूशन करने वाले हैं और उन्हीं प्रश्नों को जानने वाले हैं जो कि 23 मई को पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। VIMP आप लगा सकते हैं, VIP लगा सकते हैं कि नगर की परिभाषा दीजिए। नगर क्या है, नगर की परिभाषा दीजिए। साथ ही साथ गांव की भी परिभाषा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गांव नगर कभी कभी इनमें अंतर भी पूछ लेता है क्या कि गांव और नगर से आपका क्या आशय है, गांव और नगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम नगर जान लेते हैं, नगर की परिभाषा क्या होती है। तो नगर को ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगा होता है, जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यहां अधिक विषमता पाई जाती है। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक है। नगरीय जीवन के जीने का अपना विशिष्ट ढंग होता है या समुदाय भावना का अभाव पाया जाता है क्योंकि यहाँ व्यक्तियों के मध्य द्वितीयक संबंध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो नगर आशय मतलब वह स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति क्या होते हैं, कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगे होते हैं। जो गांव होता है, गांव में क्या लोग क्या करते हैं, अधिकांशतः लोग कृषि करते हैं, उनका व्यवसाय कृषि होता है। लेकिन नगर में लोगों का कृषि के अतिरिक्त भी व्यवसाय में लगे होते हैं, उनका जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है, तो वह नगर कहलाता है। वहाँ पर उनका संबंध द्वितीयक समुदायों से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये नगर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसको तैयार करके अवश्य जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है नगर की परिभाषा। ठीक, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय गांव की अवधारणा, या कहे कि गांव से आपका आशय क्या है, गांव की अवधारणा बताइए, इसकी परिभाषा दीजिए। तो घुमाकर भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की गांव की अवधारणा, गांव से आप क्या समझते हैं, गांव की परिभाषा दीजिए। तो देखिए गांव से क्या आशय है, साधारण रूप से गांव एक बहुत सरल शब्द समझा जाता है लेकिन इसे परिभाषित करना उतना ही कठिन है। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि गांव का तात्पर्य किसानों की बस्तियों से है, जबकि अनेक दूसरे विद्वानों के अनुसार किसी भी उच्च क्षेत्रीय समूह को गांव कहा जा सकता है जहां थोड़े से व्यक्ति प्राथमिक संबंधों में बंधे हों और खेती द्वारा आजीविका उपार्जित करते हों। रेडफील्ड के विचार क्या कहते हैं, रेडफील्ड जो कहते हैं कि गांव से तात्पर्य, उनका गांव से तात्पर्य किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र से नहीं होता है बल्कि गांव एक जीवन विधि है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस स्थान पर भी लोग एक दृढ़ समुदाय भावना से बंधे रहकर परंपरागत ढंग से व्यवहार करते हैं, उस स्थान को एक गांव कहा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने कुल जनसंख्या घनत्व के आधार पर गांव को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। साधारणतया यह जनसंख्या समझा जाता है कि जिस स्थान पर 3000 अथवा इससे कम व्यक्ति निवास करते हैं उसे गांव कहा जा सकता है। ओवरऑल जाने तो गांव किसी छोटे से या समूह से नहीं रिलेटेड है। गांव का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर किसान ही रहते हैं। गांव का मतलब होता है, एक आंकड़ा देखा जाए तो अगर 3000 से कम व्यक्ति किसी स्थान पर निवास करते हैं, किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वह गांव कहलाता है। क्या कहलाता है, गांव कहलाता है। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सुविधाएं क्या होती हैं, सीमित होती हैं, तो गांव का आशय होता है। तो गांव, ये प्रश्न क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि है कस्बा। कस्बा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, कस्बा से आपका क्या आशय है, कस्बा किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIMP क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। इसको 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखते हैं कि कस्बा किसे कहते हैं। तो कस्बा सरकारी तौर पर कस्बे और नगर के बीच ना तो विभाजन का कोई निश्चित आधार है और ना ही कस्बे की कोई पृथक परिभाषा दी गई है। सन 1961 में से पहले होने वाली जनगणनाओं में स्पष्ट किया गया था कि 5000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र तथा विशेष दशाओं में 5000 से कम आबादी वाले किसी क्षेत्र को भी कस्बा घोषित किया जा सकता है। सन 1961 की जनगणना में सबसे पहले यह निर्धारित किया गया कि किसी स्थान को गांव कहा जाएगा और कस्बा
माना जाएगा। इस जनगणना में किसी भी उस क्षेत्र को कस्बे के रूप में परिभाषित किया गया जो 3 शर्तों को पूरा करता है। वो 3 शर्तें क्या थी? वो 3 शर्तें इस प्रकार थी कि जिस क्षेत्र की आबादी 5,000 हो या उससे अधिक हो उसे कस्बा कहेंगे। अगला कि प्रति वर्ग किलोमीटर में वह जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति से कम ना हो, मतलब प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 व्यक्ति से कम नहीं होने चाहिए। ठीक। अगला है कि उस क्षेत्र या वयस्क पुरुष की कम से कम 75% संख्या और गैर कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करती हो। तो ये 3 शर्तें होती थी जो कि बताती थी कि यह क्षेत्र जो है, यह स्थान जो है कस्बा कहलाता है। ठीक। तो ये 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो वह कस्बा कहलाता है। तो ये प्रश्न क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, VVIMP क्वेश्चन था। तो आपको इसको तैयार करना है, 100% आपके एग्जाम में ये पेपर कल आने वाला है। ठीक। अगला प्रश्न जो क्या है वो है विद्या इंडोलॉजी क्या है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत विद्या इंडोलॉजी से आपका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। तो आपको इसको भी देख लेना है कि भारत विद्या अध्ययन भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े अवधारणाओं, सिद्धांतों और पृष्ठभूमि से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भारत विद्या अध्ययन में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से संबंधित 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 2 महाकाव्य रामायण महाभारत से संबंधित अध्ययन सम्मिलित हैं। भारतीय विद्या अध्ययन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, यहाँ की प्राचीनतम सभ्यता और समाज के संरचनात्मक तत्वों का अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है जो इम्पोर्टेंट है वह है कि प्रकार और अप्रकार में अंतर बताइए। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। 90% इसको चांस है कि कल आपके एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक। तो चलिए क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं इसको, क्या है जानते हैं। तो मर्टन के अनुसार प्रकार वे गोचर परिणाम है जो किसी व्यवस्था में तदात्मीकरण या अनुकूलन और समायोजन को बढ़ाते हैं। ठीक। और अप्रकार क्या होते हैं? वे निरीक्षित परिणाम जो किसी व्यवस्था में तदात्मीकरण, जिसको अनुकूलन और समायोजन को कम करते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अगला है कि ऐतिहासिक प्रक्षेप से क्या आशय है। ऐतिहासिक प्रक्षेप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VIMP कह सकते हैं आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐतिहासिक प्रक्षेप से क्या आशय, ऐतिहासिक प्रक्षेप क्या होता है। तो चलिए ऐतिहासिक प्रक्षेप को जान लेते हैं कि ऐतिहासिक प्रक्षेप क्या है। तो ऐतिहासिक प्रक्षेप मनुष्यों के अतीत के सामाजिक जीवन का क्रमबद्ध वर्णन हमारे समाज सामने प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में मानव समाज कैसा था, धीरे धीरे इसमें किस प्रकार के क्रमिक परिवर्तन आए और कौन कौन सी प्रमुख सामाजिक समस्याएं लोगों के सामने थी, आदि बातों का ज्ञान हम इतिहास द्वारा ही प्राप्त करते हैं। पुरानी सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं और रीति रिवाजों के स्थान पर नई नई परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज आए या क्यों और किन कारणों से हुआ, इसका उत्तर भी इतिहास से ही मिलता है। तो ऐतिहासिक प्रक्षेप का आशय हम अपने पूर्व में हुई बातों को, पूर्व में कैसा था, क्या चीज़ें होती थी और उनमें कैसे बदलाव होकर अब वह चीज़ें कैसे होने लगी, ये सभी चीज़ों की जानकारी जो हमें मिलती है ऐतिहासिक प्रक्षेप से ही मिलती है, इतिहास से मिलती है। तो ऐतिहासिक प्रक्षेप से यही आशय है कि हम अपने पुरानी सामाजिक परंपराओं को, प्रथाओं को, रीति रिवाजों को नई प्रथाएं, रीति रिवाज में कैसे परिवर्तित हुई, इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय विविधता का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय विविधता, 90% चांस है कि आपको ये एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है, तो आपको तैयार जरूर कर लेना है। क्षेत्रीय विविधताओं का वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रीय विविधता क्या होती है? भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समान व्यवस्था निर्मित होना साधारणतः संभव नहीं हो पाता। यहाँ उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील का फैसला है। यहाँ उत्तर में पहाड़ और दक्षिण में समुद्र तट, पश्चिम में एक ओर गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान तो दूसरी ओर पहाड़ी पठार जंगली प्रदेश भी हैं, जहाँ लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यह क्षेत्रीय भिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि कहीं कहीं तो समूह आज भी आदिम अवस्था में अभावमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं कहीं आधुनिक अवस्था में विलासपूर्ण जीवन
यही लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। तो कहीं बड़े उद्योग धंधे की सहायता से स्पष्ट है कि देश को विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी काफ़ी योग है। तो ओवरऑल जो क्षेत्रीय विविधता होती है, इस क्षेत्रीय विविधता हमें ये बताती है कि हमारे इस क्षेत्र में कहाँ पर किस स्थान पर कैसे विकास हुआ है। जैसे कि कहीं कहीं अभी स्थान विकसित हो चुका है, तो कहीं कहीं अभी बहुत ही वहाँ पर कमियां हैं, बहुत कमियां, वो अभी विकसित नहीं हुआ, वहाँ पर लोगों का रहन सहन बहुत निचले स्तर का है। तो ये हमारा क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं कि विभिन्न विविधताओं के आधार पर हमारे क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये हमें क्षेत्रीय विविधताओं के वर्णन के अंतर्गत मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जाति। जाति से क्या आशय, जाति से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% है कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, कल आपके एग्जाम में ये आने को तय है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लो। आइए जानते हैं जाति होती क्या है। जाति प्रथा एक विचित्र संस्था है। धर्म के अतिरिक्त जो संस्था भारतीयों को सर्वाधिक प्रभावित करती है वह जाति प्रथा ही है। केतकर के अनुसार कहते हैं कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं। केतकर कहते हैं कि जाति वह समूह है, वह सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं। कौन विशेषताएं दो हैं? पहली विशेषता कहते हैं कि जाति एक सदस्यता उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जो उस जाति के विशेष सदस्यों से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी सदस्य उस जाति में आते हैं। ठीक। और दूसरी विशेषता कहती है कि जिससे सदस्य का अविच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक। और केतकर क्या कहते हैं? केतकर क्या कहते हैं जात के लिए? केतकर कहते हैं कि जात की सदस्यता वंशानुगत होती है, वंशानुक्रम ये जात की सदस्यता मिलती जाती है। अगला इनकी विशेषता है कि यह केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो उस जाति विशेष से उत्पन्न हुए हैं। और तीसरा है कि जाति के सदस्य कठोर सामाजिक नियमों को मानते हैं। चौथा है कि जाति का कोई भी सदस्य अपने जाति समूह के बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि आप विवाह के स्वरूप, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। 99% है, आपको एग्जाम में कल देखने को मिलने वाला है प्रश्न। ठीक। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विवाह के स्वरूप से आप क्या समझते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि विवाह से आप क्या समझते हैं, विवाह से क्या आशय है। ठीक। विवाह क्या होता है, तो इससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि विवाह से आपका क्या आशय है। ठीक। तो पहला इसका आंसर देख लेते हैं। तो भारत में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। भारत की जनजातियों में विशेषकर अनेक प्रकार के विवाह संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के विवाह के अपने अपने गुण दोष हैं। भारत में मुख्य रूप से विवाह के निम्न 3 रूप प्रचलित हैं। भारत में विवाह के मुख्य रूप से 3 रूप हैं। पहला कि एक विवाह, दूसरा है कि बहु विवाह तथा तीसरा समूह विवाह। ये 3 प्रकार के भारत में विवाह होते हैं मुख्य रूप से। तो यदि एक पुरुष एक पत्नी से अथवा एक पत्नी एक पति से विवाह करती है तो उसे एक विवाह कहते हैं। यदि कोई पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों तथा अन्य एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों को पति के रूप में स्वीकार करती है तो उसे बहुविवाह कहते हैं। एक समूह के पुरुषों द्वारा दूसरे समूह की स्त्रियों से विवाह करना ही समूह विवाह कहलाता है। हिंदुओं में समूह विवाह का प्रचलन कभी नहीं रहा है। तो हिंदुओं में क्या है, समूह विवाह का प्रचलन कभी नहीं रहा है। तो ये विवाह से आशय है, ये विवाह के स्वरूप हैं। तो विवाह के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं, एक विवाह, बहुविवाह, समूह विवाह। वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ठीक। अगला देखें तो जो अगला प्रश्न है कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, वह ग्रामीण नगरीय सात्यता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VIMP प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जानते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्रामीण नगरीय सत्यता जो होती है, नगर की बाह्य सीमा पर चारों ओर एक ऐसी पेटी मिलती है जो ना तो पूर्ण रूप से नगरीय और ना तो पूर्ण रूप से ग्रामीण होती है। इसे ही ग्रामीण नगरीय सात्यता की संज्ञा दी जाती है। इसे नगरीय उपांत नगरीय संक्रमण आदि भी कहते हैं। या नगर की सीमा पर विस्तृत होता है और नगर को आवृत करता है। नगर उपरांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम TL स्थिम ने सन 1937 में किया था। उनके अनुसार नगर उत्पांत में नगर सीमा के निकट ग्राम दृष्कृत्योत्तर जनसंख्या के प्रभाव के एक
विशिष्ट भूमि उपयोग भी देखा जाता है। सन 1940 में L.A. मास्टर ने बताया कि ग्राम नगरीय उपरांत भी नगरीय तथा कृषि भूमि का मिश्रण मिलता है। ठीक, ये होता है हमारा ग्रामीण नगरीय सात्यता। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आ जाता है ग्रामीण जीवन का अर्थ बताइए। अभी हमने बताया था कि ग्राम से आप क्या समझते हैं, गांव क्या होता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। तो कभी कभी क्या होता है, ये गांव जो होता है, गांव से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण से आप क्या समझते हैं, कभी कभी इस प्रकार भी प्रश्न पूछता है कि ग्रामीण जीवन का अर्थ बताइए। सेम वही प्रश्न है, लेकिन लिखना कैसे, आइए उसको भी जान लेते हैं कि ग्रामीण जीवन का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे आप, ग्रामीण जीवन का अर्थ समुदाय के उस स्वरूप से है जो अनौपचारिक, प्राथमिक तथा सरल परंपरावादी संबंधों के द्वारा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सामान्यतः किसी देश की आर्थिक उन्नति और सामाजिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन आधारभूत होता है, लेकिन भारत में ग्रामीण जीवन का महत्व अपनी चरम सीमा पर है। तो कहने का मतलब देखिए, भारत में अब ग्रामीण जीवन समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अपने चरम सीमा पर है, समाप्त हो रहा है, तो अपने चरम सीमा पे है। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर कर लेना। अगला प्रश्न देखें, क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है ग्रामीण जीवन की विशेषताएं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये VVIMP आप कह सकते हैं। ये अधिकांशतः 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 6 नंबर में पूछे जाता है प्रश्न, 6 नंबर में अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखिए, कहता है कि ग्रामीण से आप क्या समझते हैं या गांव से आप क्या समझते हैं, गांव की विशेषताएं या ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बताइए या इसके लक्षण बताइए। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछता है, या कभी कभी पूछ सकता है कि ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बताइए। तो जैसे कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बताइए, 6 नंबर में अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए ग्रामीण जीवन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये जानते हैं। पहले होते एक अधिक अस्थायी जीवन, अधिक अस्थायी जीवन होता है। दूसरा है कि ग्रामीण समुदाय का छोटा आकार होता है, ग्रामीण समुदाय जो होता है उसका आकार छोटा होता है। तीसरा है कि परिवार ग्रामीण जीवन की केंद्रीय इकाई है, परिवार जो है जीवन की केंद्रीय इकाई है। अगला कि धर्म का अधिक महत्व है, कृषि प्रमुख व्यवसाय होता है। अगला होता है कि प्राथमिक संबंधों की प्रधानता इनमें पाई जाती है। श्रम के विशेषीकरण का अभाव होता है। सरल और शुद्ध सात्विक जीवन होता है, इनका जीवन जो होता है सरल और शुद्ध सात्विक जीवन होता है। ठीक, अगली इनके विशेषता इतनी हैं और सारी विशेषताएं होती हैं, मुख्य रूप से इतनी विशेषताएं जान लीजिए, बहुत हैं। उसके बाद धर्म की अवधारणा, धर्म की अवधारणा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप। धर्म से आपका क्या आशय है या धर्म से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है, धर्म की अवधारणा क्या है, धर्म की परिभाषा दीजिए, धर्म किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, धर्म एक लौकिक शक्ति से समृद्ध क्रियाओं तथा विश्वासों का नाम है। धर्म की शक्ति मानव शक्ति में सब प्रकार से श्रेष्ठ है। तो इसकी ये परिभाषा है कि धर्म एक अलैंगिक शक्ति से संबंध है, क्रियाओं तथा विश्वासों का नाम है। धर्म की शक्ति मानव शक्ति से सबसे श्रेष्ठ है। अगवर्ण तथा नियमाफ के अनुसार क्या कहते हैं वे, धर्म को क्या कहते हैं, वे कहते हैं धर्म मानवपरी शक्तियों के प्रति अभिवृत्तियां हैं, मानवपरी शक्तियों के प्रति अभिवृत्तियां हैं। ठीक, धर्म जो है। और भी राइटर हैं जैसे कि ए टायलर के अनुसार या मैलोन वैस्की के अनुसार। तो ए टायलर कहते हैं आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है, आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक सत्याओं में ही विश्वास जो होता है वो धर्म कहलाता है। तो ऐसे कई सारे राइटर में अपने मत देते हैं। बहरहाल एक दो को देखना है बस, ज़्यादा नहीं देखना क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगता है। ठीक, अगला प्रश्न जो है वो है भारतीय समाज में 5 परंपरागत आधारों का नाम बताइए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय समाज के 5 परंपरागत आधारों के नाम बताइए। तो कौन कौन के आधार हैं, पहला है धर्म की मान्यता, दूसरा है ऋणों की मान्यता, तीसरा पुरुषार्थ की मात्रा पुरुषार्थ, चौथा है कर्म तथा पुनर्जन्म की अवधारणा, पांचवा है आश्रम की व्यवस्था। तो ये 5 क्या हैं, 5 परंपरागत आधार हैं भारतीय समाज के। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अगला हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार। तो देखिए डॉक्टर रजबली पांडे के अनुसार क्या होता है हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार। तो संस्कार से आशय अभिप्राय धार्मिक विधि विधान तथा उस कृत्य से है जो आंतरिक तथा आत्मिक सौंदर्य का बाह्य तथा दृश्य प्रतीक माना जाता है। ठीक, लेकिन वहीं पर
जाली के अनुसार जाली क्या कहते हैं, वहीं पर धर्म के लिए जाली क्या कहते हैं, जाली कहते हैं न केवल माता पिता और बालक भाई और सौतेले भाई ही सामान्य संपत्ति पर निर्भर करते हैं, अपितु कभी कभी उनमें पीढ़ियों तक पूर्वज वंशज तथा समांतर संबंधी भी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक। श्रीमती इरावती कार्बे के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही मकान में निवास करते हैं, जो कि एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के भोगी होते हैं, जो सामान्य उपासना में भाग लेते हैं तथा जो किसी प्रकार के एक दूसरे से रक्त संबंधी हैं। यहीं पर ध्यान आता है कि संयुक्त परिवार कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, VVIMP प्रश्न है कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। ज्वाइंट फैमिली 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, ज्वाइंट फैमिली से आप क्या समझते हैं, तैयार जरूर कर लीजिएगा ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनजाति की परिभाषा दीजिए। जनजाति की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर में पूछेगा तो आपसे कहेगा जनजाति से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आपसे जनजाति की परिभाषा दीजिए या जनजाति से आप क्या समझते हैं, जनजाति किसे कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है जनजाति की परिभाषा दीजिए, तो जनजाति की क्या परिभाषा होती है। जनजाति एक सामान्य क्षेत्र होता है जहां वे निवास करते हैं, उनकी सामान्य संस्कृति होती है, वे एक भाषा अथवा बोली का प्रयोग करते हैं, उनका एक निश्चित सामाजिक संगठन और व्यवसाय होता है। एक जनजाति अनिवार्य रूप से अंतर्वाही होती है। जनजाति क्या होती है, देखिए जनजाति एक सामान्य क्षेत्र होता है, वे जहाँ पर निवास करते हैं वही उनका क्षेत्र होता है। उनकी सामान्य संस्कृति होती है, उनकी भी अपनी अलग संस्कृति होती है, एक भाषा होती है, एक बोली होती है, उनका एक निश्चित सामाजिक संगठन होता है, व्यवसाय होता है, उनका भी एक संगठन होता है, समाज होता है, व्यवसाय होता है। एक जनजाति अनिवार्य रूप से अंतर्वाही होती है। ठीक। वहीं पर कुछ राइटर हैं जो जनजाति के परिभाषा देते हैं, जैसे कि डॉक्टर रिवर्स के अनुसार इंपॉर्टेंट परिभाषा, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि रिवर्स के अनुसार जनजाति की परिभाषा से क्या आशय है। तो रिवर्स कहते हैं कि जनजाति एक ऐसे सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। ठीक। अगला इसका जो प्रश्न है वो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं। लांग में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं। ये जब इस तरह लॉन्ग में पूछता 6 नंबर में तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और इसको पूछने के चांस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे कि भारत जनजाति से आप क्या समझते हैं, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर क्या है, भारत में प्रमुख पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं। जनजाति क्या होती है इसके पहले प्रश्न में आपने देखा, तो यहाँ पर उनकी प्रमुख जनजातियाँ देख लेते हैं। तो संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न जनजातियाँ पाई जाती हैं। पहले संथाल जनजाति होती है, उराव, मुंडा, हो, भूमिज, कोया, खोड, भुइया, बैगा इत्यादि जनजातियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त गद्दी, गुज्जर, कुकी, गारो, खासी, नागा आदि जनजातियाँ निवास क्षेत्र हिमालय की तराई, असम के तथा बंगाल में हैं। गोंडा, टोटा, पनियान आदि जनजातियाँ केरल, मैसूर, चेन्नई तथा मीणा, भील, गमित इत्यादि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में निवास करती हैं। तो ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, इतनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनजातियों की प्रमुख जनजातियाँ कितनी होती हैं, भारत में प्रमुख जनजातियाँ कितनी होती हैं, इनके प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए। कभी कभी 3 नंबर में पूछ लेता है भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 5 जनजातियों के नाम बताइए। ठीक। तो यहाँ से आप 5 जनजातियों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कि जनजाति समाज की विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। जनजाति से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार लॉन्ग में प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर जनजातियों की विशेषताएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं। तो जनजातियों की विशेषताएं की बात करें, जनजाति को आदिम या आदिवासी भी कहा जाता है। जनजाति को आदिम या आदिवासी कहा जाता है। जनजाति का एक सामान्य क्षेत्र होता है, उनकी सामान्य संस्कृति होती है, उनकी भाषा व बोली तथा उनका एक निश्चित राजनीतिक गठन होता है। उनकी सामाजिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि परिवारों का एक विस्तृत समूह होता है। जनजाति या आदिवासियों का एक परिवार विस्तृत समूह होता है। निश्चित भूभाग होता है, निश्चित इलाका होता है, निश्चित क्षेत्र होता है। विशिष्ट नाम होता है, उनका भी एक विशिष्ट नाम होता है। उनमें भी एकता की भावनाएं होती हैं। सामान्य भाषा एवं एक विशिष्ट संस्कृति होती है।
सामान्य भाषा होती है और सबकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। अंतर्वाही समूह होता है, राजनीतिक संगठन भी उनका होता है। और सामान्य पूर्वज तथा प्रत्येक जनजाति के आदान प्रदान के सामान्य नियम व निषेध आदि। ठीक, तो ये जनजातियों की विशेषताएं होती है, आदिवासियों की विशेषताएं होती हैं। क्षेत्रवाद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्षेत्रवाद, 100% आपकी एग्जाम में आने वाला है। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद से क्या आशय है? ठीक, तो क्षेत्रवाद क्या है? देखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भारत के विस्तृत भूभाग के कारण सभी क्षेत्र में समान रूप से सामान्य व्यवस्था निर्मित नहीं हो पाती। क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों तथा निर्धारण करना अथवा क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात की भावना से ग्रसित होकर विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करना क्षेत्रवाद कहलाता है। तो ये क्षेत्रवाद होता है। इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है आपके। ठीक, तो क्षेत्रवाद क्या होता है, आप इसको तैयार जरूर कर लें। अगला है कि भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएं। तो भारतीय महिलाओं से क्या आशय है, इसकी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं से झेलना पड़ता है, उनको किस प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ता है। तो देखिए, भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, लिंग भेदभाव। दूसरा, पारिवारिक समस्याएं, बाल विवाह, दहेज आदि। वैवाहिक समस्याएं, पर्दा प्रथा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शैक्षणिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। इन प्रकार की समस्याओं से उनको झेलना पड़ता है, इन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या घनत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में 23 मार्च कल आपको एग्जाम में ये मिलने वाला, 100% आपको मिलने वाला है। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व सदैव एक निश्चित भूभाग और उसमें निवास करने वाले जनसंख्या का अनुपात होता है। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अनुसार दर्शाते हैं, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है उसको वहाँ के क्षेत्रफल से भाग देने पर यह अनुपात निकलता है। जनसंख्या घनत्व किसी स्थान के जनसंख्या दबाव को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व होता है किसी स्थान के जनसंख्या दबाव को भी दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जनसंख्या घनत्व। ठीक, जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखें, अगला है कि जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जनसंख्या विस्फोट से आपका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? 1951 से 2001 के 50 वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या 66.6 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि अनुभूत की गई। साथ ही साथ भारत के जनसंख्या आकार में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या 1991 से 2001 के दशक में 21.34% की वृद्धि हुई। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 10 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। भारत में हो रही जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि की जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और इस संदर्भ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारत में हो रही वर्तमान जनसंख्या वृद्धि विश्व के समस्त देशों में सर्वाधिक है। तो जनसंख्या विस्फोट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आने की इसकी 100% संभावनाएं हैं। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, आपको तैयार जरूर करना है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सुझाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतर लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या ये लॉन्ग में पूछा जाता है? लॉन्ग प्रश्न, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अधिकतर 10 नंबर में पूछा जाता है। 10 नंबर वाला प्रश्न जो होता है, लॉन्ग प्रश्न जो होता है, यही प्रश्न आता है, यहीं से प्रश्न आता है। जैसे जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, इसको रोकने के लिए सुझाव दीजिए। इस तरह का आपको प्रश्न पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। अगर 6 नंबर में पूछेगा तो कहेगा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सुझाव दीजिए। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सुझाव दीजिए, तो ये अधिकतर 6 नंबर में पूछेगा। अगर यहीं पर लगा देता जनसंख्या से क्या आशय है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सुझाव दीजिए, तो ये 10.5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछता। चलिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं उसको जान लेते हैं। पहला कि शिक्षा का प्रसार, पहला क्या है? शिक्षा का प्रसार। दूसरा है विवाह की आयु में वृद्धि। तीसरा है परिवार नियोजन को प्रोत्साहन। चौथा है एक विवाह की अनिवार्यता। चौथा है पांचवा स्वयंसेवी संगठनों की सहायता। छठवां अप्रवास पर नियंत्रण। सातवां है निरोधात्मक उपाय। इस प्रकार एक व्यवहारिक जनसंख्या नीति को बनाकर उसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना सबसे अधिक आवश्यक। और इसी तरह से जन्म दर की मृत्यु दर से असंतुलन को कम किया जा सकता है। इसी तरह से मृत्यु दर और जन्म दर के संतुलन को ठीक किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। अगला जो इसका इम्पॉर्टेंट प्रश्न आने वाला प्रश्न है कि परंपरागत हिंदू
विवाह की प्रमुख समस्याएं, परंपरागत हिंदू विवाह की समस्याएं क्या हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। तो क्या होती हैं परंपरागत हिंदू विवाह की समस्याएं? तो हिंदू विवाह एक और धर्म से तथा दूसरी ओर जाति प्रथा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसमें समाज को कभी कभी अनेक दुष्परिणामों का सामना करना होता है। प्रमुख समस्याएं क्या हैं? पहला है कि बाल विवाह या आयु की समस्या, दूसरा है विधवा विवाह पर प्रतिबंध, तीसरा है विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध तथा दहेज प्रथा। ये चार क्या है प्रमुख समस्याएं हैं। तो ये चार प्रमुख समस्याएं हैं। अगर ये लॉन्ग में पूछता है तो आपको ये इन चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये क्या होता है, ये लॉन्ग में पूछ सकता है। इसकी 100% चांस है कि ये प्रश्न आपको लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा। क्या लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा, नहीं तो 6 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, धर्म का सामाजिक महत्व। धर्म का सामाजिक महत्व कभी कभी पूछ लेता है कि धर्म से आपका क्या आशय है, इसका सामाजिक महत्व क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो आपको क्या लिखना है? धर्म की परिभाषा तो हमने बताया ही है। तो धर्म फिर भी देख लेते हैं। धर्म केवल एक विश्वास नहीं, क्या धर्म केवल एक विश्वास नहीं बल्कि किसी भी समाज में संगठित बनाने में इसका प्रमुख योगदान होता है। व्यक्ति की जिन समस्याओं का समाधान बड़े से बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा नहीं हो सकता, धर्म अपने विश्वासों तथा नैतिक आधारों पर उनका सरलता से समाधान कर देता है। कुछ पॉइंट हैं इसके, जैसे कि धर्म नैतिक विचारों को प्रोत्साहन देने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। दूसरा, धर्म सामाजिक नियंत्रण व शक्तिशाली माध्यम है। तीसरा है, व्यक्तित्व के निर्माण में धर्म का विशेष योगदान है। चौथा, धर्म भावनात्मक सुरक्षा का आधार है। पांचवा, सामूहिकता में वृद्धि करता है। छठवां है, कर्तव्यों का बोध है। सातवां है, संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियां पर नियंत्रण करता है। आठवां है, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। ठीक, ये इसके कुछ पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो कि सामाजिक वर्ग से आप क्या समझते हैं। सामाजिक वर्ग क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कल के आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की इसकी 100% संभावना है। तो सामाजिक वर्ग से क्या आप समझते हैं? तो देखिए, वर्ग साधारण बोलचाल की भाषा में का शब्द है। वर्ग का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जमींदार वर्ग, दुकानदार वर्ग, श्रमिक वर्ग, मालिक वर्ग आदि। परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से वर्ग विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह जिसके सदस्यों की आर्थिक स्थिति, जीवन शैली तथा जीवन के अवसर एक समान होते हैं। इसके सदस्य अपने वर्गों के प्रति सचेष्ट होते हैं। वर्ग के विषय में मैकाइवर एडपेज का कहना है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसको सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से अलग किया जा सके। ठीक, अगला इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो पूर्व औद्योगिक नगर किसे कहते हैं। पूर्व औद्योगिक नगर से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसका सही क्या क्या होगा? यह वे हैं जो यूरोप तथा एशिया में औद्योगिक क्रांति होने से पहले की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। उनके परिणामों से स्पष्ट होता है कि इन नगरों का इतिहास बहुत पुराना है। वे औद्योगिक नगरों की स्थापना तथा उन पर हुई जहाँ जलमार्ग तथा सड़कों द्वारा मिलता है पहुँचा जा सकता है। यहाँ की भूमि समतल थी, पानी की सुविधा के लिए नदियाँ उपलब्ध थी, व्यापार करने के लिए प्राकृतिक मानवीय सुविधाएं उपलब्ध थी। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कल 23 मई के एग्ज़ाम में आपको सोशोलॉजी के एग्ज़ाम में आपको आने वाले हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर के ये वीडियो रामबाण होने वाली है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।